वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लिटरेरी थियोरी के एक और टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस और इसको लिखा है जैक्स डेरिडा ने। तो जैक्स डेरिडा की फ़ोटो आपके सामने है। ये अल्जेरियन फ्रेंच फिलोसोफर थे और इनका ऐसे टॉपिक स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले। अब ये टॉपिक में ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब है सिस्टम, साइन का मतलब है सिंबल, प्ले का मतलब है मीनिंग्स का खेल और डिस्कोर्स का मतलब है एक लॉन्ग और सीरियस डिस्कशन किसी भी सब्जेक्ट का स्पीच में या राइटिंग में, यानी एस्से में या स्पीच में। तो ये कहलाता है डिस्कोर्स। और जैक्स डेरिडा किस लिए फेमस है? जैक्स डेरिडा डेवलप्ड द आइडिया ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि चार लोग अगर एक ही चीज़ को पढ़ें तो उसमें से नई मीनिंग्स निकाल सकें। तो दिस इज़ डीकंस्ट्रक्शन। और आपको जो मैं एग्जांपल्स देने वाली हूँ वो हो सकता है कि थोड़ा सा रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो, बट आपको टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे डीकंस्ट्रक्शन की आइडिया को समझने के लिए एक लाइन है, मैया मोरी, कृष्ण कृष्ण जी कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब इस लाइन का दो मतलब होता है। मैं नहीं माखन खायो का मतलब है मैंने माखन नहीं खाया, और दूसरा मतलब है मैंने ही माखन खाया। ठीक है, तो ये जो दोनों मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं वो एक ही लाइन से निकल के आ रहे हैं। तो ये होता है डीकंस्ट्रक्शन, व्हेन मल्टीपल मीनिंग्स अराइज फ्रॉम द सेम लाइन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस। ये जो ऐसे टॉपिक है ये क्या हमेशा से ऐसे ही था? तो नहीं, ये शुरुआत में एक लेक्चर था जिसको जैक्स डेरिडा ने 1966 में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में डिलीवर किया था। और ये लेक्चर उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए दिया था। स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये दो लिटरेरी थियोरीज हैं। आपको सुनने में बहुत बड़े लग रहे हैं बट बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब होता है कि दुनिया को और हर चीज़ को एक स्ट्रक्चर के अंदर देखना, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यानी ये स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आने वाली एक लिटरेरी थियोरी है जिनमें थिंकर्स और फिलोसोफर्स ये मानते थे कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म इज अ थियोरी ऑफ सीइंग थिंग्स और द वर्ल्ड इन अ यूनिफाइड और प्री एस्टैब्लिश्ड और सोशली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर। यानी कि जो दुनिया है वो हमारे पहले से बनाए गई नियमावली, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर्स, इन सब में लाए करती है। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म निगेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर और अ सेंटर। यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थियोरी ये मानती है कि कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कोई सेंटर या केंद्र नहीं है। अब केंद्र का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि ये दुनिया, अगर हम इस पूरे वर्ल्ड को एक स्ट्रक्चर के रूप में लेते हैं तो इस दुनिया जो स्ट्रक्चर है उसका सेंटर होंगे भगवान, गॉड। या अगर हम इस ह्यूमन बॉडी को एज अ स्ट्रक्चर के रूप में लेते हैं तो इसका सेंटर होगा नेवल पॉइंट, नाभि चक्र। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अलग अलग सेंटर्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म मानती है कि स्ट्रक्चर होता है, सेंटर होता है, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मानती है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, और कई सारे मीनिंग्स होते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म ये मानती है कि मीनिंग्स फिक्स्ड हैं, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये मानती है कि कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो ये जो लेक्चर था जैक्स डेरिडा का, इट वाज मेंट टू पॉपुलराइज स्ट्रक्चरलिज्म, बट इट लेड द फाउंडेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इसी लेक्चर के माध्यम ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की नींव रखी, बेसिस रखी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अब ये लेक्चर को 1966 में डिलीवर किया गया और 1967 में पब्लिश किया गया एज द चैप्टर 10 ऑफ राइटिंग एंड डिफरेंस। राइटिंग एंड डिफरेंस एक लिटरेरी वर्क है, उसका चैप्टर 10 बना ये एसे। अब हम लोग मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे में आते हैं, यानी ये वही पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करने होंगे। तो जैक्स डेरिडा बोलते हैं द फंक्शन ऑफ द सेंटर वाज टू बैलेंस, ऑर्गेनाइज एंड ओरिएंट द स्ट्रक्चर एंड टू लिमिट व्हाट वी मे कॉल एज द प्ले ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये बोल रहे हैं कि पहले जो सेंटर हुआ करता था उसका काम था टू बैलेंस एंड ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर एंड टू लिमिट एंड कंट्रोल द प्ले ऑफ द स्ट्रक्चर।
जो स्ट्रक्चर के अंदर खेल होता है उसको कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम बोले कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर लेते हैं तो जो नाभि पॉइंट है, जो नेवल पॉइंट है, इसका क्या काम होता है कि आपके बॉडी को ऑर्गेनाइज और बैलेंस्ड रखना। कई बार सुनते हैं ना कि अगर नाभि नीचे या ऊपर हो जाती है तो हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। नीचे होने से लूज मोशन और ऊपर होने से वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सेंटर क्या कर रहा है? सेंटर उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये काम है सेंटर का। और अगर ये ना हो तो प्ले ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी तरह तरह के खेल, तरह तरह के इश्यूज हो जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। द नोशन ऑफ अ स्ट्रक्चर लैकिंग एनी सेंटर represents द अनथिंकेबल। अब अगर हम बोलें कि स्ट्रक्चर में कोई सेंटर नहीं है तो इस बात को सोच पाना मुश्किल है। वर्ल्ड में कोई भगवान नहीं है, ह्यूमन बॉडी में कोई नेवल पॉइंट नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें अनथिंकेबल हैं। The center is the point at which the substitution of contents, elements और terms is not possible. सेंटर वो जगह है जहाँ पे अदला बदली, फेर बदल एलिमेंट्स का पॉसिबल नहीं है। इट इज़ द पॉइंट एट विच द ट्रांसफॉर्मेशंस और परम्यूटेशंस ऑफ एलिमेंट्स इज़ नॉट पॉसिबल। ये इसी बात को दूसरे वर्ड्स में कहा गया है कि सेंटर वाले पोजीशन में कोई भी फेर बदल एलिमेंट्स का पॉसिबल नहीं है। Thus the center, consciousness, God, man is the very thing within a structure which, while governing the structure, escapes structurality. अब इस बात को समझने के लिए हम आपको कुंडलिनी शक्ति का एग्जाम्पल देते हैं। जैसा कि हम पहले भी बोले कि मेरे जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बट आई अश्योर यू दैट योर टॉपिक विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो सेंटर जो है, अब कुंडलिनी शक्ति सबको पता है कि एक फेमिलियर टर्म है कि हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है जो कि हमारे मूलाधार चक्र में लोकेटेड है। किस लिए लोकेटेड है? ताकि हम एक वर्ल्डली लाइफ के काम को अच्छे से पूरे कर सकें और हेल्थ मेंटेन रहे। लेकिन जो हिंदू सेंट्स हैं, कुछ हिंदू सेंट्स जैसे कि स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध ने ऐसा किया था कि उन्होंने इस जो शक्ति है इसको अपने चक्रास के माध्यम से ऊपर के चक्र तक जब वो ले गए तो दे वर एबल टू अचीव मोक्ष। ठीक है, तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये एक ऊर्जा है, एक लाइट है, एक वाइब्रेशन है। इस तरह के वर्ड्स हम इसको दे सकते हैं। लेकिन क्या ये एक स्ट्रक्चर है? ये जो सेंटर है ये एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे वही बात है कि द सेंटर इज द वेरी थिंग विद इन अ स्ट्रक्चर, विद इन अ ह्यूमन बॉडी, विच वाइल गवर्निंग द स्ट्रक्चर, वाइल कंट्रोलिंग द ह्यूमन बॉडी, एस्केप स्ट्रक्चरैलिटी। यानी ये कुंडलिनी शक्ति हमारे ह्यूमन बॉडी वाले स्ट्रक्चर का वो सेंटर या वो केंद्र है जो हमारे बॉडी को, हमारे स्ट्रक्चर को गवर्न तो कर रहा है लेकिन ये खुद ही स्ट्रक्चरैलिटी को एस्केप कर चुका है, यानी ये स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता ही नहीं है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो सेंटर को हम लोग कॉन्शियसनेस या चेतना ले सकते हैं, सेंटर को हम लोग गॉड ले सकते हैं अगर स्ट्रक्चर पूरा वर्ल्ड है तो, सेंटर को हम लोग मैन भी ले सकते हैं अगर मॉडर्न मैन की बात की जाए जो कि अपने आप को ही पावरफुल समझता है। Derrida says that an event has taken place which denotes the rupture of the structure. अब डेरिडा बोल रहे हैं कि पहले तो सेंटर था लेकिन अब क्या हुआ है, एक इवेंट हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है जो कि ये बतलाता है कि स्ट्रक्चर का रप्चर या स्ट्रक्चर का ब्रेकिंग हो चुका है। अब ये इवेंट जैसा हुआ नहीं है, इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। यानी कि पहले सेंटर और स्ट्रक्चर हुआ करता था और अब सेंटर और स्ट्रक्चर में लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ द शिफ्ट ऑफ आइडियाज़ और उसी को इवेंट कहा जा रहा है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में जिसमें कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का बात किया गया है। तो सबसे पहले आप ये दोनों टर्म्स समझिए। सिग्निफायर का मतलब होता है वो शब्द, जैसे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है द वर्ड ट्री इज़ अ सिग्निफायर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लार्ज वुडी ट्री इज़ द सिग्निफाइड। जब हम TREE ट्री ये स्पेलिंग बोलते हैं, ये वर्ड बोलते हैं, तो ये एक सिग्निफायर है। लेकिन इसको बोलने से आपके मन में जो कॉन्सेप्ट बनता है कि एक बड़ा सा हरा भरा पेड़ जिसका कि एक ब्राउन बार्क है, तो ये सिग्निफाइड है। तो ये डिफरेंस है सिग्निफायर और सिग्निफाइड में।
तो पॉइंट ये है, ये जो पॉइंट है ये उनके एसे में मेंशन्ड है, अ सिग्निफायर रेफर्स टू अ सिग्निफाइड एंड अ सिग्निफायर इज डिफरेंट फ्रॉम द सिग्निफाइड। ईजी है। इफ वन इरेजेस द रेडिकल डिफरेंस बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, it is the word signifier itself which must be abandoned, which must be done away with as a metaphysical concept। तो बात मान लीजिए हम आपको बोले कि सिग्निफायर या सिग्निफाइड में से किसी एक को अगर इरेज करना पड़े तो किसको इरेज करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि सिग्निफायर को मिटाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ राम, कृष्ण, ईश्वर, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं जिससे कि हम लोग जानते हैं कि हाँ भगवान हैं। लेकिन क्या अगर ये वर्ड्स नहीं होते, बात मान लीजिए ये वर्ड्स होते ही नहीं, तो क्या ईश्वर नहीं होते? ईश्वर का एहसास या ईश्वर की अनुभूति हम लोगों को शब्दों के बिना भी हो सकती है। तो ये बात है, जैसे कि अगर हम बोले जल की शीतलता, जो पानी का ठंडक है, उसको हम जब छूते हैं तो हमको एक एहसास होता है कि पानी ठंडा है। लेकिन ये जो मेरे को अनुभूति हो रहा है, ये क्या जल वर्ड या पानी वर्ड पे डिपेंडेंट है? अगर जल या पानी नाम से हम किसी चीज़ को नहीं भी जानते तो भी हमको पानी छूने से ठंडा ही लगता। ठीक है, तो ये मतलब है कि सिग्निफायर को हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं, अबैंडन कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, बट सिग्निफाइड को नहीं। नाउ अगेन वी कम टू द थर्ड पॉइंट, लेवी-स्ट्रॉस इन द एलिमेंटरी स्ट्रक्चर्स। अब जैक्स डेरिडा अपने एसे में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए एक और थिंकर का नाम ले रहे हैं जिनका नाम है लेवी-स्ट्रॉस, और उनका एक वर्क है एलिमेंटरी स्ट्रक्चर्स। लेवी-स्ट्रॉस अपने इस वर्क में नेचर कल्चर अपोजिशन के बारे में बतलाते हैं। वो बतलाते हैं कि नेचर और कल्चर कैसे अलग है। ही स्टेट्स दैट विच इज़ यूनिवर्सल एंड स्पॉन्टेनियस एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर कल्चर और एनी डिटर्मिनेट नॉर्म बिलोंग्स टू नेचर। वो बोलते हैं कि जो भी कुछ यूनिवर्सल है, स्पॉन्टेनियस है, यानी तुरंत होता है, अचानक होता है, और वो किसी भी पर्टिकुलर कल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है या किसी रूल पे डिपेंडेंट नहीं है, वो नेचर को बिलोंग करता है। और इन्वर्सली दैट विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स और रूल्स regulating controlling society and is capable of varying from one social structure to another belongs to culture। और वो सिस्टम ऑफ रूल्स जो कि किसी सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं और दो सोसाइटीज़ में अलग अलग भी हो सकते हैं, वो है कल्चर। तो ये है नेचर और कल्चर का डिफरेंस। ही देन टॉक्स अबाउट अ स्कैंडल दैट इज़ समथिंग विच इज़ नेचुरल एंड कल्चरल। तो देखिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है खेल, खेल ऑफ मीनिंग्स, प्ले ऑफ आइडियाज़। तो यहाँ पे लेवी-स्ट्रॉस लिख रहे हैं कि एक स्कैंडल हुआ है, एक ऐसा चीज़ है जो नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। अभी अभी उन्होंने बताया कि नेचर यूनिवर्सल है, स्पॉन्टेनियस है, और कल्चर एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो सोसाइटी को कंट्रोल करता है। लेकिन कोई ऐसा चीज़ भी है जो एट द वेरी सेम टाइम नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। वो क्या है? दिस स्कैंडल इज इंसेस्ट प्रोहिबिशन। इंसेस्ट प्रोहिबिशन, इंसेस्ट का मतलब होता है इलीगल फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लोज फैमिली मेम्बर्स और क्लोज रिलेटिव्स। अब ये जो इंसेस्ट है, इसको प्रोहिबिट किया जाता है, और ये प्रोहिबिशन कल्चरल है। ये इसीलिए है ताकि सोसाइटी में कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन रहे। और ये जो इंसेस्ट है ये नेचुरल भी है। कई बार ऐसा होता है दैट सम काइंड ऑफ biology or physiology is working behind these kind of wrong desires or feelings, तो ये नेचुरल भी है। तो ये जो है वो नेचुरल और कल्चरल दोनों है। तो यही भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है, प्ले ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ अ मिथ। जो भी हम लोग पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं, कोई भी रिलीजियस अगर मिथ है तो उसका कोई एब्सोल्यूट सोर्स तो नहीं होता। जैसे कि अगर कुछ भी रिलीजन में कही गई बातें हैं तो आप उनको एब्सोल्यूटली प्रूव कर पाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये काफ़ी फेमस हो चुका है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू, हनुमान चालीसा का ये लाइन, जिसमें कि सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया जाता है। जैसे कि जुग सहस्त्र योजन, जुग का मतलब है 12,000 ईयर्स, सहस्त्र का मतलब है 1000, योजन का मतलब है 8 माइल्स,
और 1 माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। तो जब आप 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8 माइल्स इंटू 8 इंटू 1.6 किलोमीटर जब ये आप करते हैं तो यू गेट 150 मिलियन किलोमीटर, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जिसको साइंटिस्ट्स ने कई समय बाद निकाला था, लेकिन हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने इस बात को बहुत पहले ही लिख दिया था, हज़ारों हज़ारों साल पहले लिख दिया था। तो इस तरह से हमने मिथ को प्रूव कर दिया, लेकिन हर बार हम अपने रिलीजियस मिथ्स को प्रूव नहीं कर पाते हैं। तब क्या होता है, तब क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तब प्ले ऑफ मीनिंग्स और आइडियाज़ होता है। द डिफरेंट सोर्सेज और शैडोज ऑफ अ मिथ आर एल्यूसिव एंड नॉन एग्जिस्टेंशियल। तो तब जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये जो आपका मिथ है ये ट्रू है या नहीं है, तो ये जो डिफरेंट सोर्सेज हैं इनका पता लग नहीं पाता है और इनको लोग भ्रामक समझते हैं। एल्यूसिव यानी भ्रामक, यानी जो सच नहीं है और जो एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन एग्जिस्टेंशियल। तो अगेन दिस इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आइडिया हो गया यहाँ पे। अब आते हैं ब्रिकोलेयर और ब्रिकोलाज वाले पॉइंट में। अब देखिए, ये जो मैंने सारे अलग अलग पॉइंट्स मेंशन किए हैं इसको आप अलग अलग पैराग्राफ्स में लिख सकते हो। दीज आर द मेन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियाज़ जिसके बारे में जैक्स डेरिडा अपने इस एस्से में लिखे हैं। ठीक है, अब ब्रिकोलेयर और ब्रिकोलाज क्या होता है इस पॉइंट को समझते हैं। ब्रिकोलेयर इज अ पर्सन हु यूजेस द अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स और रिसोर्सेज एट हैंड, and a bricolage is the creation of an artistic or literary piece from a variety of things. ब्रिकोलेयर एक ऐसा आदमी है, जैसे बात मान लीजिए कि कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, और हम उसको कुछ कलर्स दे दिए, कुछ क्ले मैटर दे दिए, कुछ पेपर्स दे दिए, लेकिन हम उसको सब कुछ नहीं दिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको पेंटिंग से जुड़ा हुआ सारा मटेरियल्स दे दिए, बट हाँ, हम उसको जितना भी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स और रिसोर्सेज दिए उससे वो एक सुंदर सा आर्टिस्टिक वर्क बना लिया, कुछ क्रिएशन किया। अब ये जो क्रिएशन है वो ब्रिकोलाज है और ये जो पर्सन है वो ब्रिकोलेयर है। तो अब जैक्स डेरिडा लिखते क्या है वो इस कोट के अंदर है कि इफ़ वन कॉल्स ब्रिकोलाज द नेसेसिटी ऑफ बोरोइंग वंस कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ अ हेरिटेज which is more or less coherent or ruined, it must be said that every discourse is bricolayer. तो अब देखिए इसको समझते हैं। जैसे कि बात मान लीजिए कि हम में से कोई भी इंसान हो, चाहे वो अगर टीचर हो या फिलोसोफर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, साइंटिस्ट हो, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। शुरुआत में जब हम लोग व्हेन वी आर अ लिटिल इन्फेंट वी आर हैविंग नो नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन विथ टाइम ग्रेजुअली हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखते हैं इस दुनिया से, नॉलेज एक्वायर करते हैं, विजडम एक्वायर करते हैं बुक्स से, लोगों से, सिचुएशंस से, एक्सपीरियंसेस से, और उसके बाद सीख कर हम लोग उन्हीं आइडियाज़ को उन्हीं सारे मॉडल्स पे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इफ़ वन कॉल्स ब्रिकोलाज द नेसेसिटी ऑफ बोरोइंग वंस कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ अ हेरिटेज, तो ये जो टेक्स्ट है, जो हेरिटेज का टेक्स्ट है, जो हम लोगों को विरासत में मिला है, कि जो भी टेक्स्ट हम लोग के पहले लिख दिए गए हैं उन्हीं से तो हम लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं, विच इज़ मोर और लेस कोहेरेंट और रूइंड। अब हो सकता है कि हमारे नॉलेज के जितने भी सोर्सेज हैं, जितने बुक्स हैं, वो उनमें से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है वो आपस में टैली ना करें, आपस में कोहेरेंट ना हो सकता है कि दो चार बुक से निकलने वाले जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो प्ले ऑफ मीनिंग्स है, ये जो आइडियाज़ का खेल है, यही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। तो यहाँ पे ब्रिकोलेयर और ब्रिकोलाज क्या है, इतने सारा जो आइडियाज़ है, ये सब कुछ जो है ये ब्रिकोलाज है कि हम लोग अलग अलग चीज़ बोरो करते हैं और फिर हम लोग जो कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं वो ब्रिकोलाज है, वो भी ब्रिकोलाज है। देखिए, इस कंफ्यूज मत होइए, द इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ब्रिकोलेयर्स। इंजीनियर और साइंटिस्ट को ब्रिकोलेयर बोलते हैं। अब कोई भी इंजीनियर या साइंटिस्ट जो है वो अपने पहले वाले साइंटिस्ट, पहले वाले डिस्कवरीज और इन्वेंशंस को स्टडी करके ही तो कुछ नया क्रिएट करता है। तो ये जो वो स्टडी करता है वो सारा चीज़ ब्रिकोलाज है, और वो खुद क्या है, वो ब्रिकोलेयर है। और जब वो कुछ अपना बनाता है वो भी क्या है, वो भी ब्रिकोलाज है। आई होप आपको अब
क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ब्रिकोलेयर क्या है, ब्रिकोलाज क्या है, यहाँ पे प्ले ऑफ मीनिंग्स क्यों हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों हैं। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब कुछ की लिटरेरी टर्म्स हैं कि यहाँ पे प्ले ऑफ आइडियाज़ होगा, यहाँ पे अनसर्टेनिटी होगा, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक सेंटर नहीं है, तो क्लैरिटी कम होगा, आइडियाज़ खूब होंगे। ठीक है, यही इसी तरह के आइडियाज़ को अलग अलग चीज़ों में जब निकाल के जैक्स डेरिडा ला रहे हैं, तब ये कहला रहा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एसे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये डेरिडा लास्ट में लिखते हैं, देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले। स्ट्रक्चर, साइन और प्ले, इनका दो इंटरप्रिटेशंस है, दो थियोरीज है। पहला है, वन सीक्स टू डिसाइफर अ ट्रुथ, अ सेंटर और एन ओरिजिन विच एस्केप्स प्ले। हम लोग चाहते हैं एक सच्चाई को ढूंढना, डिसाइफर करना, एक सेंटर को ढूंढना, एक ओरिजिन को ढूंढना जिसमें खेल ना हो, जो फिक्स्ड हो। ये क्या है? ये स्ट्रक्चरलिज्म है। द अदर अफर्म्स प्ले एंड ट्राइज टू पास बियॉन्ड मैन एंड ह्यूमनिज्म। दूसरी जो थियोरी है वो ये एक्सेप्ट करती है कि खेल हो सकता है, प्ले ऑफ मीनिंग्स हो सकता है, मल्टीपल आइडियाज़ और मीनिंग्स हो सकते हैं, एंड इट पासेस बियॉन्ड मैन एंड ह्यूमनिज्म। तो ये है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया। अब देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म को आप ऐसे देख सकते हैं कि व्हेन यू आर रिजिड, व्हेन यू आर रिजिड कि यही सेंटर है, यही स्ट्रक्चर है, ऐसे ही चीज़ें होती हैं, ये स्ट्रक्चरलिज्म है। इसको आप रिजिडिटी भी बोल सकते हैं, इसको आप विजडम भी बोल सकते हैं। कि जब आप पहले पहले आप सभी की बातों को सुने, कई सारे बुक्स पढ़े, कई सारे लोगों से जाने, कई सारे एक्सपीरियंसेस को अनुभव करके आपने कुछ अक्वायर किया, नॉलेज किया, और तब जाके आप रिजिड हो गए कि नहीं, अब हमको पता चल गया है, अब यही सच है, अब यही सेंटर है, अब यही स्ट्रक्चर है। तो ये आइडिया है स्ट्रक्चरलिज्म। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है कि जब आप तरह तरह के, अलग अलग तरह के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तब होता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो आई होप कि आपको ये जो ऐसे है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।